समान बुलाए। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान, मैं बड़े सादगी से, ये खुदा उस सादगी पे कौन न मर जाए। लड़ते हैं और हाथ में तलवार नहीं। परम आदरणीय नेताम जी को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो इस सभा को अपनी मार्गदर्शन के रूप में हमें निर्देशित करने का कष्ट करें। रावटे जी, मुझे पता नहीं था आप अध्यक्षता करने के लिए फंसा देंगे, क्योंकि मेरा और कार्यक्रम है, इसलिए आपको निवेदन किया था कि मुझे जाना है, इसलिए मैं अपना थोड़े समय पर अपना विचार रखना चाहता हूँ। एक तो आपने एक कार्यक्रम किया, बहुत बहुत बधाई आपको भी, आपके सहयोगियों को। मैं समझता हूँ कि जितने भी बाहर से अतिथिगण आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ यहाँ पधारने का छत्तीसगढ़ में। और बाकी हमारे समाज के सभी अतिथि जो आए हैं उनका भी स्वागत है। और लेफ्ट कीजिए थोड़ा। मैं जो विषय आप लोगों ने यहाँ चर्चा किया है उसमें एक ही विषय पे अपनी बात विचार थोड़े से बात में रखना चाहता हूँ। बाकी मैं अन्य बातों पे इसलिए कहना चाहता हूँ कि जो आज की परिस्थिति है, हम क्या सोच रहे हैं छत्तीसगढ़ के आदिवासी, ये जितने बाहर से अतिथि आए उनको पता होना चाहिए। तो ये सोच है। तो ये जो यूसीसी का मामला है, मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने तो राष्ट्रपति को भी चिट्ठी लिखा है और हम लोगों ने सर्व आदिवासी समाज में इसका विरोध भी किया है, भारत सरकार से वो भी ज्ञापन भेजा है। देश का आदिवासी समाज की मूल जड़ जो है सामाजिक कानून, कस्टमरी लॉ, आज से नहीं सदियों से कस्टमरी लॉ के ऊपर निर्भर है, खड़ा है। और ये समाज देश का 15 करोड़ से भी ज्यादा होगा। तो आज भारत सरकार ये जो भी सोच रहे हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, लगता है लोग सोचते हैं दिल्ली में बैठ के जैसे कोई बेल्जियम है कि हॉलैंड है कि ये है, छोटी छोटी देश है जहाँ छोटी छोटी आबादी है। 18-20 करोड़ की आबादी की अपनी जो धरोहर है उसको एकाएक कैसे बदल दोगे? अगर बदलना होता तो कब के समाज बदल लेते। तो मेरा जो ये कहना है कि मैं इस पक्ष में नहीं हूं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से हम अपनी कस्टमरी लॉ को बर्बाद करते हैं, और जिस दिन कस्टमरी लॉ बर्बाद हो जाएगा आदिवासी समाज आपे आप बर्बाद हो जाएगा। कस्टमरी लॉ की वजह से आज समाज बिल्कुल इंटैक्ट है और कहीं कोई विवाद नहीं है और समाज स्मूथली अपने ढंग से संचालन कर रहा है, चल रहा है। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? अगर इनके चक्कर में रह जाएंगे तो ये मान के चलिए कि समाज में इतना अव्यवस्था फैल जाएगी कि जिसकी आप अंदाज नहीं लगा सकते। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये राष्ट्रीय स्तर पे एक जो आप लोग मंच बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मेरा ख्याल है रायपुर में, छत्तीसगढ़ में पहली बार है आप लोग आए हैं और भी करेक्ट करेंगे। रावटे को लेकर हम लोग 5-6 बार आ चुके हैं। पर यहाँ ऐसा लगता है कि ऐसे कार्यक्रम जंगल में मोर नाचा किसने देखा? इसकी प्रॉपर प्लानिंग समाज की तरफ से नहीं हो पाता। सिलेक्टेड लोगों को अगर प्लानिंग के साथ में सिलेक्टेड लोगों को बुलाया जाता है, ऐसा नहीं, छत्तीसगढ़ में अपनी सामाजिक चेतना काफी है
और प्लानिंग के साथ करते तो और अच्छे लोग आते हैं और इससे प्रचार प्रसार अच्छा होता और समाज में एक चेतना आती है। ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, अच्छी बात है, देर है दुरुस्त है, और आप लोग प्रयास कर रहे हैं राष्ट्रीय स्तर पे। बहुत से मुद्दे हैं और भी, उसमें अच्छी बात है कि आप लोग कर रहे हैं। और मणिपुर की बात स्वाभाविक है चर्चा होना, और देश में ऐसा घटना जो कलंक पूरे समाज के लिए, देश के लिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस देश की थू-थू हुआ है। हम उसकी आलोचना करते हैं इस घटनाओं का, और भारत सरकार और राज्य सरकार की कमजोरी के वजह से ये हुआ है। और मुझे ऐसा लगता है कि अब देश में हमारी जो आदिवासियों की जो भावना है उसको समझने में न राज्य सरकार न केंद्र सरकार समझने में गलती कर रही है। केवल मणिपुर की नहीं, हम पूरे देश में देख रहे हैं। तो ये आगे चल के कहीं न कहीं ये बढ़ता जाएगा मामला कई जगह। पर एक बात से मैं संतुष्ट हूँ, नॉर्थ ईस्ट को तो मैंने 50 साल से देख रहा हूँ, जाता रहा हूँ, पार्लियामेंट के मेंबर के हैसियत से भी, मंत्री के हैसियत से भी। एक बात तो है, तो बहुत अच्छे फाइटर हैं। ऐसा फाइटर तो इस देश में मिलेगा भी नहीं, कोई समाज नहीं है जो लड़ने के लिए भारत सरकार को डिक्टेट करते हैं। ऐसे लोग हैं, इसलिए मैं कभी कभी निश्चिंत रहता हूँ वो अपनी लड़ाई लड़ लेंगे। पर आज मीडिया और ये सब है, उसकी वजह से इतनी पब्लिसिटी होती है। पर एक बात कहना चाहता हूँ, मेरे बस्तर में रोज ही कुछ न कुछ मणिपुर होता रहता है, उसकी कहीं चर्चा नहीं होती, इसलिए कि जंगल है, वहाँ मीडिया का घुसपैठ उतनी नहीं है। और दूसरा, जो भी सरकार में रहा, ये ऐसे चीज़ों को ऐसा दबा के रखते हैं कि मीडिया में नहीं जानी चाहिए। रोज होता है पर कोई चर्चा नहीं होती। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, एक जो बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितने मेहमान आए हैं, हम बड़ी संकट के घड़ी से गुजर रहे हैं यहाँ के समाज, और कुछ चर्चा आप लोगों ने भी किया है, धान जी ने तो थोड़ा किया ही है। जैसा कि मालूम है कि सर्व आदिवासी समाज इस बार आगामी विधानसभा चुनाव में उतरेगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, बड़े दुखी मन से समाज ने फैसला किया। आपको कोई शौक नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, पिछले सर्व आदिवासी समाज 15-20 साल से सामाजिक मंच के हैसियत से काम करता आ रहा है, और कोई भी सरकार में बैठे रहे हो, अपनी समस्या सुझाव वहां तक रखते रहे हो। पर आपको जानकर आश्चर्य होगा, 15-20 साल में हमारी एक भी मांग को सरकार में जो भी बैठे रहे, एक भी मांग को विचार नहीं किया गया। मैं इंडिविजुअल मांग की बात नहीं कर रहा, पूरा समाज बैठे, हमारे कर्णधार लोग रावटे जी भी हैं और विनोद नागवंशी जी हैं। तो हमारे ऑफिस में चार्ट बना हुआ है, 23 सूत्री मांग। आज तक एक मांग का कहीं विचार नहीं हुआ। इतने साल तक धरना प्रदर्शन ये सब करते रहे, आखिर उसके बाद भी कोई सुनवाई कोई सरकार में नहीं हुआ। तो समाज में सोचते रहे, भाई आखिर करें क्या? प्रजातंत्र में जो हथियार उपलब्ध है वही ना, धरना प्रदर्शन आंदोलन, यही तो है, और क्या हो सकता है। हम लोगों ने इसमें विचार किया। एक बात की हम लोगों ने निर्णय पे आया इस विचार से कि आखिर ये लोग सुनते क्यों नहीं हमारे। ऐसा लगा कि यहाँ विकल्प नहीं है वोटरों को, मतदाताओं को। दो ही पार्टी है, नेशनल पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों पार्टियों ने ये करीब करीब बैठ के शायद चर्चा किया होगा, इनको तो मरने दो आदिवासियों को। अगर भूख हड़ताल करते हैं, आमरण अनशन करते हैं, मर जाने दो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वोट तो देंगे ही, या तो कांग्रेस को देंगे या तो बीजेपी को देंगे। कहाँ जाएंगे? ये मजबूरी है। वो समझते हैं कि आदिवासी समाज मजबूरी में हमको वोट देंगे, यानी हम बंधुआ मजदूर हैं।
तो हम लोगों ने सोचा भाई कि इस मजबूरी का इलाज क्या है। तो समाज ने फैसला किया कि चलो चुनाव के राजनीति में उतरना चाहिए, और कोई इलाज नहीं, और कोई इलाज नहीं प्रजातंत्र में। और ये कोई अच्छा नहीं, मैं व्यक्तिगत तौर से समाज को झोंकना नहीं चाहता, पर क्या करें। और एक फैसला हुआ, चाहे जो भी, हमारा लड़ाई सरकार से है, राजनीतिक दलों से नहीं है, और सामाजिक आंदोलन के आधार पे हम लड़ रहे हैं। अपनी संवैधानिक अधिकार बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में दिया है, उसके आधार पे और भी जो बीच बीच में कानून बनते रहे हैं, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और दुर्भाग्य यह है कि कानून का पालन करना शासन प्रशासन का काम है, पर इस राज्य में ठीक उल्टा हुआ है, और समाज मजबूरी में ये फैसला किया है। और ये पहला संभवतः राज्य होगा और पहली लड़ाई होगी, शायद उसका जो रिजल्ट जो भी होगा उसकी हम चिंता नहीं करते, पर कहीं ना कहीं समाज में एक बदलाव तो आएगा। समाज में बदलाव आता है सामाजिक आंदोलन से, सामाजिक आंदोलन से। और हम भांप रहे हैं छत्तीसगढ़ में कि मूड क्या है समाज की, यानी बेरोजगारी की समस्या है कि रिजर्वेशन फंसा के रख दी, हमारे बहुत से जो संवैधानिक अधिकार है उनको खत्म कर दिए। मैं आप महानुभाव को बताना चाहता हूं कि आखिर पेशा कानून बना क्यों। थोड़ा वो जानते होंगे आप लोग, प्रबुद्ध लोग हो। 1991 में मैं मंत्री भी था भारत सरकार में, मनमोहन सिंह साहब प्राइम मिनिस्टर थे। एक नीति आया देश में, उदारीकरण, जिसकी पहले भी चर्चा होती रही, उदारीकरण। तो चंद्रशेखर जी जो सीनियर लीडर थे, बाद में प्रधानमंत्री भी बने, वो पार्लियामेंट में बोला करते थे गांधी का देश है, पाश्चात्य देशों की जो पॉलिसी है उदारीकरण इस देश में नहीं चल सकता। जब 91 में पॉलिसी आया इस देश में, तब हम पार्लियामेंट मेंबर शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैठ के सोचे कि भाई ये भला क्या है, समझे तो सही। बूटा सिंह थे, रामविलास वगैरह सभी सीनियर लीडर थे। हम लोगों ने तय किया कि दिल्ली यूनिवर्सिटी और जवाहरलाल यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर अर्थशास्त्र के बुलाए जाए, उनसे समझा जाए कि उदारीकरण क्या है। 2-3 घंटा हम लोगों को लेक्चर दिए। आखिरी में दोनों ने कहा हम सबको कि ये नीति आप लोगों के खिलाफ जाएगी, आपकी नौकरी चाकरी के दरवाजे धीरे धीरे कम हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, सब प्राइवेट सेक्टर में जाएगा, दिख रहा है। उन्होंने मजाक में कहा कि आप रिजर्वेशन है ना संविधान में, तो रखे रहिए उसको, रोज अगरबत्ती लगाते रहिए, आपका नौकरी से नहीं होगा तो आपके रिजर्वेशन रख के करोगे क्या। ये हम देख रहे हैं अभी अपने आंखों से। उसके बाद ट्राइबल इलाके के बारे में लोगों ने कहा कि सबसे खतरनाक स्थिति होगी आदिवासी इलाके की। जितने खनिज संसाधन है, जल है, जंगल है, जमीन है, ये आदिवासी इलाके में है। और उन्होंने कहा कि लुटेरे आएंगे, माने कारपोरेट घराने आएंगे और सरकार के साथ मिलकर लूटेंगे। अब जब सरकार के साथ मिलकर लूटेंगे तो फिर कौन संभालेगा। ये उन लोगों ने आगाह कर दिया था, वो दिमाग में था। 1996 में जब पेशा कानून बनाने की बात आई तो ध्यान में था कि कुछ तो रक्षा करके लोग बचाओ, समाज को बचा के रखें, कुछ इंतजाम तो कर लें। पेशा कानून में काफी मेहनत हम लोगों ने किया और एक अधिकार, बहुत सी बात कहा गया है पर एक अधिकार सबके सामने कह रहा हूं, समाज भी है। जल जंगल जमीन पे केवल सरकार का अधिकार होता था। हमने ग्राम सभा या गांव समाज को भी अधिकार
दिया है उसमें बिना ग्राम सभा के मंजूरी के सरकार भी सरकारी जमीन पे घुस नहीं सकता। ये कोई छोटा मोटा कानून नहीं है। बहुत सोच समझ जानते थे कि लुटेरे आने वाले हैं, लूटेंगे, इंतजाम कर लो। आपको आश्चर्य होगा 25 साल बनने के बाद शायद थोड़ी सी राज्य नियम बनाए हैं, बाकी किसी राज्य ने नहीं बनाए। सबसे दुर्भाग्य तो यह है कि इस राज्य में पिछले साल नियम बनाए सरकार ने और मूल कानून में जो ताकत था समाज के पास, नियम के माध्यम से खत्म कर दी। मुझे इस बात का दुख है इस प्रदेश में, इन्हें गिने हम जिंदा हैं इस कानून को बनाने वाले में, और उन्हीं के सामने हमारे बनाए हुए कानून की गला घोट दे सरकार। तो हमारे शरीर के व्यक्ति के लिए इससे दुर्भाग्य की बात और कुछ नहीं हो सकता। हमने जीवन भर समाज की लड़ाई लड़ा। इंदिरा गांधी को कहते थे, मैडम हम पहले आदिवासी हैं फिर कांग्रेसी हैं, हम पहले समाज के हित की बात सोचेंगे, फिर आप सरकार की हो या पार्टी की हो। हमने करके दिखाया, इंदिरा गांधी के साथ करके दिखाया, उनके अंडर काम किए, कई पॉलिसी बदलवाए। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि ऐसे ऐसे निर्णय अब इस मेरा कहना उस समय के राजनीतिक परिस्थिति और आज राजनीतिक परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। और पिछले 9 अगस्त को 1 साल बाद मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा, इस्तीफा दिया और इस मुहिम में लगा। ये भी दुर्भाग्य देखिए, मैंने 3 बार कांग्रेस पार्टी छोड़ा, 3 बार पकड़ के ले आए फिर वापस। चल भाई आजा आजा आजा, तीनों बार आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने में कभी कमी नहीं की। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, आदिवासी राजनीति में स्वाभिमान को बहुत ख्याल रखता है, आत्मसम्मान को बहुत ख्याल रखता है। स्वाभिमान बेच के राजनीति नहीं कर सकता आदिवासी, बाकी तो करते हैं। राजनीति, देश की राजनीति में स्वाभिमान की दूसरे समाज के लिए कोई जगह नहीं, वो सब चलता है। पर समाज ट्राइबल में आज भी उसको ख्याल रखा जाता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आज इस परिस्थिति के कारण से आज बहुत सी चीजें हम देख रहे हैं और एक चुनौती समाज के सामने है, अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। यानी बदलाव हो रहा है और शोषण की एक सीमा होती है। अगर हम शरीर के आदमी हम समाज को आगाह नहीं करें तो कौन करेगा इस प्रदेश में, कौन करेगा। और आज हमको खुशी है कि हमारी जो टीम है लगे हैं, नौजवान पीढ़ी जग रहा है। हमने अभी पिछले बार हम सरगुजा गए थे हमारी टीम के साथ, हमने वहां समाज में पूछा भाई कि 15-20 साल से हम आंदोलन कर रहे हैं, समाज के हित की लड़ाई, क्या समाज महसूस करता है कि नहीं करता है। हम पूछा समाज से, समाज वालों कहा साहब ये इसका तो आंकलन तो जब चुनाव होता है तभी पता चलेगा ना। तो उन्होंने कहा या तो कांग्रेस को वोट देंगे या तो बीजेपी को वोट देंगे, पता कैसे चलेगा कि दोनों वही हाल है, दोनों राजनीतिक दल का वही हाल है। तो मैं कहा कि इस बार तो हम समाज को उतार रहे हैं। उन्होंने कहा इस बार आप देखिएगा, इस बार देखिएगा कि क्या समाज प्रतिक्रिया देती है, देखने लायक होगा। हम उसी का इंतजार कर रहे हैं और हम जगाना चाहते हैं समाज को। जितने आप लोग बहुत अनुभवी हो समाज में, आदिवासी समाज आंदोलन से जागेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं। जिस दिन समाज जग जाएगा, हम तो कहते हैं कि आज समाज के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, आने वाला पीढ़ी अगर आज जग जाएगा तो कल अपनी लड़ाई लड़ लेगा। हमको इस बात की खुशी है, हमें कोई चिंता भी नहीं। हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी
अपनी लड़ाई खुद लड़े, नहीं तो इस राज्य में या इस देश में कोई आदिवासी की स्थिति कोई बहुत सुरक्षित नहीं है। बहुत सी चुनौती है। इसीलिए बहुत साल से मैं कह रहा हूँ इस देश में दो बात कहता हूँ कि एक तो अपनी लड़ाई अब खुद लड़ो। पहले आप लोग समझते, हम लोग को दामाद कहते थे सरकार के, इन आदिवासियों को ये सरकार के दामाद हैं, सब में उनको सब सुविधा दे रहे हैं। तो वो कहाँ दामाद है? वो ससुर भी गायब हो, सास सब गायब हो गए, हाँ सब गायब हो गए। तो वो अब वो स्थिति नहीं रही। अब सरकार को चिंता ही नहीं है कि अब आपको आदिवासी समाज की, इसलिए मैं कहता हूँ अपनी लड़ाई खुद लड़ो, नहीं लड़ोगे तो गड्ढे में जाओ। दूसरी बात कहता हूँ, इस देश में सब मिल जाएगा, जमीन नहीं मिलने वाला है। जितना बचा सको बचा लो, नहीं तो ये लुटेरे आएंगे, ऐसा लूटेंगे कि पता नहीं चलता। मैं बस्तर में तो कहना शुरू कर दिया कि 25-30 साल बाद कहां जाओगे उजड़ के, झोपड़ी के लिए भी जगह नहीं होगा कि देश में जाओगे कहां। तो इसीलिए अपनी इंतजाम अभी से सोच लो। तो ये स्थिति पैदा हो रही है, चाहे बस्तर हो, प्रदेश हो, देश हो, सब जगह वही स्थिति है। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस अवसर पर अपनी जो दिल की बात है, दिल की भावना है, हम क्यों चुनावी मैदान में उतारने की प्रयास कर रहे हैं समाज को, ये नया प्रयोग इस देश में कर रहे हैं, हम उसमें कितनी सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी भविष्य की बात होगी। मेरे बहुत से अखबार वाले पूछते हैं कि आप कितने सीट जीतेंगे और किसको नुकसान ज्यादा पहुंचाएंगे। हमने कहा ना, हम भविष्यवक्ता है, कितना सीट जीतेंगे इसकी हम चिंता नहीं करते। किसको नुकसान होगा मेरा ये ड्यूटी नहीं, मैं सोचूं किसको नुकसान। वो सामने वाला जो है मार खाएंगे जो भी हो, वो अपना सोचते रहे, नुकसान किसको कितना होगा वो अपना सोचे। मेरे को सोचने की जरूरत नहीं, समाज को सोचते रहे, समाज जग जाएगा तो हम खुशी होगी। यही बात कह के आप सभी साथियों को एक बार धन्यवाद देते हुए मेरे बात आप लोगों ने सुना, और हमारे विशेष अतिथि लोग जो आए हैं, भविष्य में इस बात को आप लोग भी, मैं जो भी अनुभव के आधार पर अपनी राजनीति में अनुभव के आधार पर जो बात कहा हूँ, आप भी समझते हैं ऐसा नहीं है, पर इसको और सावधानी से समाज में ज़्यादा से ज़्यादा जागृत करने की कोशिश करिए, और नहीं तो आने वाला भविष्य जो है समाज के कोई अच्छा नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय आदिवासी।